इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्लैट या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कितनी ज़्यादा है, आई थिंक ये सबको पता है, बट उसके लिए करना क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एली टॉक्स. और आज हमारे साथ में स्टूडियो में है अनुजा मैम, जो कि हमें इंग्लिश की 1 to लेके 100 सारी स्ट्रैटेजी बताने पा रही है, स्पेशली 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज 23 का क्लैट एंड रिलेट दोनों हो चुका है. ओके, सो 24 वाले एस्पिरेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको जो भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को लेके क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं. सबसे पहले वेलकम करते हैं अनुजा मैम का. हाय मैम, कैसे हैं आप? I am perfectly fine. How are you? I am good too, ma'am. Thank you so much for coming and shooting this Ellie Talks, because बच्चों को अब exactly 1 साल मिलने वाला है क्लैट 2024 की प्रिपरेशन के लिए. सो उनके दिमाग में बहुत सारे बेसिक से कंसेप्ट भी ऐसा लगता है कि यार कितनी ही बड़ी चीज़ है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइफ में एक बार होता है. और इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस क्या है क्लैट के पर्सपेक्टिव से या किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए, बिकॉज स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, लाइटली लेना होता है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट कुछ तो मैम ऐसा होता होगा कि नहीं यार इंग्लिश नहीं तो क्या. Exactly. So what we always tell our students day 1 पे ही ओरिएंटेशन पे, कि जो इंग्लिश आपने स्कूल में हैंडल करी थी और जो इंग्लिश आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स. क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने बोला वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता था, थोड़ा भी पढ़ लो तो पास तो हो ही जाते थे. पर यहाँ ये सोल है पेपर का. दिस पेपर इज़ फॉर रीडर्स, क्योंकि अगर क्लैट की बात करें तो 150 में से 100 क्वेश्चंस आप रीड ही कर रहे होंगे. इंग्लिश सेक्शन, लीगल, क्रिटिकल रीजनिंग, राइट. तो यहाँ पे बिल्कुल इन्वर्टेड है, आई वुड से. बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दिस इज डे 1 हम किसी भी एस्पिरेंट को बताते हैं. एंड ऑल्सो फॉर्मेट भी बहुत डिफरेंट है. तो वहाँ पे एक फिक्स सिलेबस था, आपके पास एक बुक होती थी, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, पर यहाँ पे कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है. सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर दिस फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ. पर कोई सिलेबस अगर आप मुझे प्रिस्क्राइब करने को बोलेंगे तो कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट उठ के आ सकता है फॉर इंटरप्रिटेशन. दैट मीन्स यू रियली हैव टू बी गुड एट द लैंग्वेज. तो स्किल पे काम करना है, कोई सिलेबस कंप्लीट करने पे काम नहीं करना है. एंड ये बहुत ही डिफिकल्ट बनाता है जर्नी को, पर इंटरेस्टिंग भी बनाता है. दैट इज़ ट्रू मैम, दैट इज़ ट्रू. बट मैम अगर इतना डिफरेंट पेपर है तो एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर अपन सोचे जाएं तो कोई तो एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच अपन बोल सकते हैं, या एक ओवरऑल अप्रोच बोल सकते हैं कि ये 4-5 चीज़ें तो आपको फिक्स हैं, ये तो आपको क्लैट की इंग्लिश में स्टार्ट करनी ही करनी है, एंड तक करनी ही करनी है. तो वो कैसे मैम आप स्ट्रक्चराइज कर पाएंगे, या कोई एक ओवरऑल अप्रोच की इस सेगमेंट में आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए? ऑफ कोर्स. सो जैसे आपने बोला, दिस कैन साउंड वेरी ओवरवेलमिंग कि अच्छा फिर मतलब कोई सिलेबस नहीं है तो व्हाट डू वी डू. तो इसमें कुछ रुकी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं. दे स्टार्ट क्रैमिंग अ लिस्ट. वो वर्ड लिस्ट उठाते हैं कहीं से, एंड दे थिंक कि अगर मुझे 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स याद हो गए सो आई एम गेटिंग बेटर. बट हमें वोकैबुलरी का कल्टिवेशन ऑर्गेनिकली चाहिए. मतलब एक लिस्ट रटना है, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. आई शुड नो द यूसेज एज वेल. सो बहुत लोगों को वर्ड्स याद हैं बट ये नहीं पता कि ये नाउन है या वर्ब है. और एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस पेपर में फीचर करते हैं. बोथ क्लैट एंड एलेट हमने लेटेस्ट एग्जाम्स में भी देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आ रहा है. देयर वाज अ क्वेश्चन आई रिमेंबर जिनमें उन्होंने पूछा कि चूज दैट ऑप्शन जिसमें वर्ड बोथ एज अ नाउन एंड वर्ब एक्ट कर सकता है. सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको जो भी वर्ड्स आते हैं उनका यूसेज आए. सो यू कैन स्टार्ट विद अ वर्ड लिस्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट मेक श्योर यू आर नॉट जस्ट क्रैमिंग योर हेड विद अ वर्ड लिस्ट. आप समझ के आगे बढ़ रहे हो. यू कैन स्टार्ट विद जनरल रीडिंग. तो जनरल रीडिंग में न्यूज़पेपर्स आते हैं, मंथली मैगजीन्स हैं, फॉर दैट मैटर इवन कॉमिक्स वुड डू if it's just the starting point, because starting mein you can read what you instead watch, right? We all watch a lot of content these days, including this one, I hope. So जो भी आप देखना पसंद करते हैं वैसी चीज़ें आप read करें, and then slowly keep expanding your horizon. So every week you could target a new genre, a new style. तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता रहेगा कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग व्हिच आई एम एंजॉयिंग बट लर्निंग एज वेल. बट मैम यही हो जाता है कि जैसे एक आपने ओवरऑल अप्रोच बता दी कि रीडिंग से वी कैन स्टार्ट समवेयर, विल गो देयर, बट
3 मंथ 6 मंथ डाउन द लेन कर लिया, बहुत रीड कर लिया, ठीक है, थोड़े नंबर भी आ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि हो गया यार 6 महीने में, अब बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। सो एक कोई मंथली अप्रोच, या हमारे पास एग्जैक्टली 12 मंथ्स है अब से लेके नेक्स्ट क्लैट तक, तो क्या उस 12 मंथ की एक अप्रोच अपन इंग्लिश की बच्चों को बता सकते हैं कि Exactly. हाँ आप ऐसे डिवाइड कर लो ताकि आपकी थ्रू आउट एंड तक जो बच्चा आज भी ऐसा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैम जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, वो नहीं पढ़े हैं इंग्लिश में या बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है उस चीज़ को लेके, कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश को लेके, तो क्या वो भी स्टार्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 12 मंथ आने पे वो सेगमेंटेड अप्रोच फॉलो करके क्लैट में बहुत अच्छा कर पाए? Right. I think this is a very useful question for all the aspirants out there. तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे पहले तो एक डायग्नोस्टिक मॉक कर लेना चाहिए हर स्टूडेंट को, टू सेल्फ रियलाइज कि मैं इंग्लिश में कहाँ पर हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे स्तुति जो आज ये वीडियो देख रहे हैं और वो शायद ऑलरेडी इंग्लिश के सेक्शन में 25+ ले आए, दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, ऑल दे नीड टू डू इज कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, डोंट क्विट इट, है ना, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं ऑलरेडी रेस में आगे हूँ बट अदर्स विल कैच अप। पर अगर आप अंडर 10 स्कोर कर रहे हो, मतलब आप एक वीक सेक्शन में बिलोंग कर रहे हो, इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद आप वर्नाक्युलर मीडियम से आते हो या आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, तो फिर वी कैन स्टार्ट विद बुक्स, जो हमारा मटीरियल है वो तो है ही, बट यू कैन स्टार्ट विद बुक्स लाइक इंग्लिश इज ईजी, बहुत ही ईजी कंटेंट है उसमें, वर्ड्स हैं, आरसीज हैं, ऐसे कोई ईजी बुक को सॉल्व करके प्रीवियस ईयर पेपर्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है तो फर्स्ट 2 मंथ्स हम डेडिकेट कर सकते हैं टू कल्टिवेट दैट इंटरेस्ट, बिकॉज वंस यू आर इंटरेस्टेड थिंग्स विल सीम ईजियर। सो फर्स्ट 2 मंथ्स इसके अराउंड जा सकते हैं, एंड डायग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग फिर पीपल कैन सेट प्लान्स। तो जो अभी अंडर 10 है उसका आफ्टर 3 मंथ्स का प्लान हो सकता है अराउंड 15 जाना, जो ऑलरेडी अराउंड 15 है उसका प्लान हो सकता है अराउंड 20 जाना, एंड अगर आप ऑलरेडी अराउंड 20 हो विच इज़ अ गुड जोन, सो 20 के अदर साइड, बेटर साइड पे जाना प्लान हो सकता है। बट अब इसमें शुरू में वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग, वर्ड बिल्डिंग, एंड देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन RC solving, because a lot of people are just reading and they might even tell their parents कि मैं read कर रहा हूँ तो मेरी preparation हो रही है, but that's only half truth. Read तो करना है but साथ में question solve करना है, तो use any material, any mock series, hours maybe, and take a lot of tests, solve RCs, analyze to understand कि ये जो reading का background मैंने build करा था अब इससे मुझे आगे कैसे solving के time पे फ़ायदा हो रहा है. And the last quarter can be exclusively for revision, क्योंकि आप बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठा कर लेंगे और फिर वही प्रॉब्लम है कि ये याद कैसे रहेंगे, तो उसमें हम कॉन्स्टेंटली रिपीट करेंगे वर्ड्स को. ठीक है मैम, दैट साउंड्स परफेक्टली फाइन. एंड मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अपन इंग्लिश को अगर बाइफरकेट करना चाहें तो मेन कुछ हाईलाइट पॉइंट निकल के आते हैं. तो रीडिंग, आई कैन सेंस दैट रीडिंग, vocabulary can be one of very that, very important and foundation. RC solving can be another part segment of it. Yes. So मैम सबसे पहले एक एक उठा के इस पे ही बात करते हैं तो शायद बच्चों को और भी इस पे क्लैरिटी मिल जाए. जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चों का यही आता है कि मैम रीडिंग ठीक है समझ में आ गई, रीडिंग करनी है, पर सबसे पहला क्वेश्चन रीडिंग करनी कहाँ से? हाँ राइट, रीडिंग करनी कहाँ से है. तो वी मेड अ सीरीज अर्लियर कॉल्ड बुक टॉक्स, जिसमें हमने बहुत सारे रिकमेंडेशंस शेयर करे थे, एंड दोज आर परफेक्टली गुड बिगिनर बुक्स. तो ईजी है, इंटरेस्टिंग है, वो उठा सकते हैं. न्यूज़पेपर तो मस्ट है ना. एवरी CLAT aspirant and also a sensible citizen is reading one or the other newspaper, so Indian Express, Hindu, and editorial page. English के लिए you don't have to concentrate on mugging the facts, क्योंकि हम GK के लिए शायद facts इकट्ठा करना चाहेंगे, but English के लिए we want to read the editorial page. मैगजीन पिक कर सकते हैं, तो CLAT Post तो है ही हमारी मैगजीन, बट वी कैन ऑल्सो गो फॉर फ्रंटलाइन, ओपन, कोई भी ऐसी मैगजीन जो मंथली हमें इन टच रखती है. अच्छा ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपसे पूछा जाता है कि ये टेक्स्ट का सोर्स क्या था. सो वॉज इट अ न्यूज़पेपर और वॉज इट अ मैगजीन? इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली इस बार एलिट में था, कैन आई यूज इट इन अ टेड टॉक. नाउ दिस वाज रिक्वायर्ड कि स्टूडेंट ने टेड टॉक कभी सुना हो, तभी वो समझ पाएगा कि कैन वी यूज इट, टेड टॉक में कैसा कंटेंट आता है. इनफैक्ट आपको मजा आएगा सुन के कि एक ऑप्शन था स्टैंड अप कॉमेडी, कैन वी यूज इट इन स्टैंड अप कॉमेडी. सो दे आर लुकिंग फॉर एन अवेयर स्टूडेंट, वेल राउंडेड, जो वेरीड रीडिंग करता है, डाइवर्सिफाइड है. दैट्स द आइडिया.
So hopefully मैम अगला क्वेश्चन ऐसा हो, कैन वी यूज दिस इन एली टॉक्स, होपफुली एक क्वेश्चन हमारे पे भी बन जाएगा. बट मैम अगर सो न्यूज़पेपर एंड सम एडिशनल सोर्सेज, एंड आइडियली कितना टाइम देना चाहिए आपको पर डे इस पे? सो अगर आप अराउंड 1 hour दे देते हैं रीडिंग को, मे बी हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग विथ न्यूज़पेपर, हाफ एन आवर टुवर्ड्स द इवनिंग, दिस इज गुड इनफ. और मैम कुछ ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं जैसे आर्टिकल्स हो गए या ब्लॉग्स हो गए जो बच्चों को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि वो डिफरेंट जॉनर्स को टारगेट करें? बिकॉज क्लैट का पेपर देखा है, Right. एलेट का देखा है, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे हैं, वो लोग बहुत रैंडमली पूछते ही हैं. सो एक बच्चा अगर बहुत सारे जॉनर से वेल वर्स्ड है तो आई थिंक उसको एक बहुत एज मिल जाएगा. Yes. So there's this website जो ज़्यादातर students use करते हैं, Aeon, AEON, that has got various essays, and उसमें आप topic wise search कर सकते हो. Okay. So if I want to read on philosophy, I can get something. Aeon के जैसे Atlantic भी है, Atlantic में आपको articles मिल जाएंगे. Even some people follow न्यूज़पेपर्स लाइक वॉशिंगटन पोस्ट, बट वो भी स्पेरिंगली वंस इन अ वाइल करें तो इट इज़ फाइन, क्योंकि अगर आप संडे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो इंडियन पब्लिकेशंस के, तो उसमें भी बहुत डाइवर्सिफाइड कंटेंट आता है. ट्रू. सो मैम 1 hour में ये एडिशनल रीडिंग भी इंक्लूड करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, और वेरीड भी कर सकते हैं. मतलब समडे इफ आई एम फोकसिंग ऑन अ वेबसाइट, देन मे बी किसी और दिन मैं किसी ब्लॉग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, या किसी और दिन आई कैन फोकस ऑन अ मैगजीन. सो वेरी कर सकते हैं. मतलब द इंटेंशन हियर मैटर्स कि मुझे हर दिन 1 घंटा रीडिंग करना है. हम और रीडिंग से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर अपन आरसी सॉल्विंग वाले सेगमेंट पे. सो आइडियली बच्चे को अगर उसने डे 1 से स्टार्ट किया तो डे 1 से ही आरसी सॉल्विंग शुरू कर देनी चाहिए? डेफिनेटली. देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मॉक तब लिखूंगा जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, या मैं अटेम्प्ट तब करूंगा जब मुझे कॉन्फिडेंट फील होगा. But it's like standing on the periphery of the swimming pool and planning to take a dive. But you have to take a dive. फिर भले ही आप स्विम ना कर पाओ, सिर्फ फ्लोट करना सीखो, but it's important to get inside. तो वही वाली बात है कि आप easy RC से स्टार्ट कर सकते हैं, short RC से स्टार्ट कर सकते हैं. आपको जो पहली लाइन पढ़ के लग रहा है कि मुझे बन सकता है, कंफर्ट जोन वाले RC से स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्लीज टाइमर लगा के RC सॉल्विंग जरूर बिगिन करें. और बिकॉज टाइम एक RC के लिए 5 मिनट रिकमेंडेड है. अगर बिगिनर है तो शायद 5 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो यू कैन इवन टेक वॉट एवर टाइम इट टेक्स. सो आई थिंक एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग, इन द एंड ऑल्सो, बट वो स्पीड धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगी. सो एक्यूरेसी पे कॉन्सेंट्रेट करना इज माई सजेशन. बिकॉज मैम बच्चों को काफ़ी टेंशन होती है कि मैम अभी तो 6, 7, 8 मिनट लग रहे हैं एक आरसी को सॉल्व करने पे, और क्वेश्चन पूरे नहीं हो पा रहे हैं मॉक में. सो अगर इनिशियली आप एक्यूरेसी पे सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर गुड टू गो. क्योंकि अब वी कांट रियली एक्सपेक्ट, देखो तो परफेक्ट होगा ना कि आंसर भी सही आ गया और 5 मिनट में भी आ गया, फिर दे डोंट रियली नीड अस इन आवर शो. दैट इज ट्रू मैम, दैट इज सो ट्रू. बट मैम एक लास्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू आरसी, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली भी मुझसे पूछा कि 23 का पेपर जब भी अटेंड करने जा रहे थे तब भी डर था कि मैम ऐसा पैसेज आ गया या मेरे को ऐसा पैसेज दिख गया जो मुझे नहीं समझ में आया. तो अब मैं उसे कैसे अप्रोच करूँ? यार ये जो फियर ऑफ अननोन है ना, I think this is a very common thing which you and I also share when we come to office tomorrow. We don't know what's going to come our way, but that's the best part about it. कि किसी को भी नहीं पता है. So you can be scared of something जिसके magnitude का आपको कुछ अंदाजा है, but this is completely new and new for everybody. So no reason to be scared. Do your best. अगर आप मेन आइडिया नहीं भी समझ पा रहे हो तो मे बी यू कैन सीक सम डिटेल्स जो एक पर्टिकुलर लाइन में लिखी है या वर्ड का मीनिंग है. तो पूरे क्वेश्चंस छोड़ने के बजाय शायद 2-3 मार्क्स तो अर्न कर ही सकते हो. और अगर यहाँ नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो कंपनसेट करने के लिए कोई और आरसी में फिर एफर्ट डालो. सो दिमाग में ये करेक्टिव मेजर होना चाहिए कि ये नहीं बन रहा था और सबके साथ ऐसा होगा कि उन्हें कुछ ना कुछ नहीं बनेगा. लेट मी नॉट फ्रेट अबाउट दिस. इसको कॉम्पनसेट करता हूँ फ्रॉम सम अदर आरसी. और मैम उन 30 क्वेश्चन का पूल या 25 क्वेश्चन का पूल जो बच्चा करता है ड्यूरिंग आरसी सॉल्विंग या मॉक, उसको एनालाइज कैसे किया जाए कि हमने कहाँ गलती की? Yes, this is a big question कि एनालिसिस में एग्जैक्टली करना क्या है. सो द फर्स्ट सिंपल थिंग इज आई रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आई थिंक अबाउट माई रीजनिंग. अब मेरी रीजनिंग और करेक्ट रीजनिंग में एक गैप है, तभी मेरा आंसर गलत हुआ है. तो आई जस्ट हैव टू ब्रिज दैट गैप.
तो हो सकता है वो रीजनिंग में कह रहे हैं, दिस इज अ कॉमन थिंग, कि ये फार फेच्ड ऑप्शन चूज करा आपने, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड कि फार फेच्ड मतलब क्या होता है, क्या होता है? सो दैट अगला ऑप्शन जब भी मेरे सामने आएगा जो फार फेच्ड है, आई विल बी एबल टू से कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन फार फेच्ड होती है। उसमें यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, यू कैन टेक peer help whatever works, या फिर you can watch mock analysis videos, so उसमें भी ये चीज़ें explained रहती हैं। That's the entire purpose of analysis, that you see the pattern of your mistakes, you understand those terms कि logical corollary क्या है, जो वो explanation में use करते हैं, क्योंकि question तो change हो जाएगा but concept वही रहेगा। ट्रू। तो मैम इसमें जैसे अगर कोई पैसेज नहीं भी समझ में आता है मॉक में, तो यू वुड रिकमेंड कि बच्चा अपने एंड पे एक बार उस पैसेज को या उस टाइप का पैसेज खुद से रीड कर ले एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। राइट रीड बिकॉज अगर आपने कभी ट्राई नहीं करा है तो फिर दैट एक्सप्लेनेशन इज समथिंग दैट यू डोंट नीड। हाँ, फर्स्ट यू शुड फील द नीड फॉर एन for एक्सप्लेनेशन, it. देन द एक्सप्लेनेशन विल बी यूजफुल। ठीक है। सो मैम वी आर कवर्ड द टू मेन पिलर्स, Reading and रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ द थर्ड एलिमेंट जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, वोकैबुलरी। एंड डर का मेन कारण है द शेयर मैग्नीट्यूड, इतने सारे वर्ड्स। मैम मतलब कि ऑन एन एवरेज दिमाग चलता है ना कि अगर रोज के 10 वर्ड भी कर रहा हूँ तो एक साल में तो कितने सारे हो जाएंगे, फिर कैसे करूंगा, याद कैसे रखूंगा इन सब चीजों को। तो वोकैबुलरी के टुवर्ड्स एक आउटलुक, एक अप्रोच कैसी होनी चाहिए? सो यार अगर ऑनेस्टली क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज फैसिनेटेड विद वर्ड्स, इट वाज लाइक अ ट्रेजर दैट आई वांटेड टू कलेक्ट, सो द मोर द बेटर। पर ऐसा थॉट अगर नहीं है देन व्हाट यू कैन डू इज आप डिसिप्लिन एक्सरसाइज करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग रेगुलर चेक्स लगाते हैं, तो वीकली दे विल चेक कि मैंने इस हफ्ते क्या क्या याद कर लिया, लेट मी रिकॉल, लेट मी टेक अ क्विज। ओके, मंथली अगेन दे विल हैव अ चेक कि इस मंथ मैंने क्या याद कर लिया, लेट अस हैव अ रिकॉल। तो ऐसे करके जब आप 12 मंथ्स तक पहुंचोगे ऑलरेडी वो इतना कंसोलिडेटेड होगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज चेकिंग वीकली, मंथली एंड ऑब्वियसली डेली बिफोर स्लीपिंग। ये तो सबको पता है कि बिना रिविजन करे सो गए तो भूल जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि बहुत सारे विजुअल रिमाइंडर्स हों, सो आपके रूम में आपको सामने लिस्ट दिख रहे हो, या आपके फोन में आपको स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में लिस्ट दिख रहे हो, दैट विल गिव यू अ क्यू। या फिर आपके डेस्क पे वर्ड पार मेड इजी रखी हो, सो दैट विल गिव यू अ क्यू कि आपको जाकर के वर्ड्स पे काम करना है। हाँ, या उसको उठा के एक बार पढ़ लेना चाहिए। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होने देना है, दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट। मैम आइडियली क्या ऐसा कोई नंबर डिजिग्नेटेड है कि इतने वर्ड्स तो आप दिन में एक बार देखो या लर्न करो? So with all the magical calculation that we have done, 17.7 is that number. 32 the answer to life and everything. But देखो, it's basically about the capacity. तो जो बिल्कुल नए हैं उनको हम बोलते हैं 10 words, 5 words, 10 words. But as you keep at it, you become better. तो 15 words, 20 words. But number matter नहीं करता है, कितने आप retain कर पा रहे हो। तो मैंने पढ़ तो लिया आज 50 वर्ड्स, बट इट हैज टू बी अ सस्टेनेबल प्लान, क्योंकि कल भी करना है, परसों भी करना है, और ऐसे एक साल करना है। और मैम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वोकैबुलरी से, वो एक सेगमेंट है। दूसरा कि वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मतलब वो नहीं क्रूशियल है। नहीं तो आप वो क्या बोलेगा और आप क्या समझोगे, इट विल बी अ मिस्ट्री। हाँ, ये तो है। मतलब वोकैबुलरी इज द थर्ड पिलर दैट यू हैव टू कवर इन एनी केस। लास्टली मैम बहुत मिथोलॉजिकल क्वेश्चंस पे चला जाता है हम लोग, थोड़ा हवा हवा में बात करते हैं, ग्रामर का क्या करना है? ये कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी, क्या करना है ग्रामर का? Okay, so time for some prophecy, right? Prophecy. यार देखो, एलेट को अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो वो ग्रामर पे बहुत फोकस करते थे। दे रियली वुड आस्क 35 में से 17 क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। बट लेटली शायद सारे पेपर्स सिर्फ रीडिंग के तरफ जा रहे हैं। तो क्लैट ने 3 साल से रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करा है, एलेट को भी 2 साल हो गए, उन्होंने रीडिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर दिया। तो मुझे लग रहा है अभी ग्रामर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पूछी जाएगी। जैसे कोई क्वेश्चन आया भी तो जैसे इस बार आया था फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, सो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ ग्रामर, या फिर प्रेपोजिशंस के ऊपर आ गया, या आर्टिकल्स के ऊपर आ गया, या पंक्चुएशंस के ऊपर आ गया, क्योंकि वो एक ग्रामर का टॉपिक है बट बहुत फंक्शनल टॉपिक है। वो आपको बताता है हाउ एवरीथिंग फ्लोज, राइट? सो ग्रामर को बहुत प्रैक्टिकली हम
ऑब्जर्व करें, दैट शुड बी सफिशिएंट। बाकी स्टाइल नोटिस करने पे ज़्यादा ध्यान दें व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, सो फोकस ऑन हाउ इट इज़ रिटन। जैसे इस बार कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे कि अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में हेडिंग दी है तो उसका क्या मतलब है। एक नॉर्मल हेडिंग देने के बजाय अगर क्वेश्चन हेडिंग देते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंट होता है। सो इस तरीके से अगर हम स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को ज़्यादा देखें तो ग्रामर हमारे पेपर के लिए यूजफुल है। तो मैम ऑन एन एवरेज की अगर अपन देखें कि हमारे डेली प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ग्रामर इंक्लूड होनी चाहिए, बट ये कि बाकी 3 पिलर पे हमारा ज़्यादा फोकस मेन फोकस उस पे होना चाहिए। और मैम एक वन लास्ट टिप फॉर द 2024 एस्पिरेंट जो कि अभी बहुत डर रहे हैं कि यार एक अब हो गया 23 वालों का, अब हमारा नंबर है, तो उनके लिए एक वन लास्ट टिप कि इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश हो जाएगा, यस डेफिनेटली। द सेम थिंग आई हैव बीन टेलिंग एवरीबडी एवरी ईयर। तो बहुत ईजी है, आई जेन्युइनली फील दिस इज एन ईजी पेपर, नॉट जस्ट सेइंग दिस because I train for this, but I have taken other papers and I know that this is an easy paper. You can do this. सिर्फ आपको वो बिलीफ रखना है और थोड़ा डिसिप्लिन, कम से कम वो शुरुआत के 3-6 महीने जो बोला जा रहा है वो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है। It can very easily happen. Thank you so much मैम, that was a great session and I hope कि इसके बाद बच्चे अब एकदम स्ट्रीमलाइन करके अपनी अप्रोच सेट कर लेंगे। So for everyone who was seeing this video and उन्होंने कोई भी नोट्स बनाए हैं अपने पास संभाल के रख लेना, बिकॉज अब ये पूरे साल काम आने वाला है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपको कुछ भी, इंग्लिश नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानना है ताकि हम उसे भी रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।